नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी का न्यूज़ बुलेटिन। आपके साथ हूं मैं अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्राइब किया है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्यों 11 कंट्रीज की कंसर्न लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थर्सडे को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान उन 11 कंट्रीज में शामिल हैं जो इन्वायरमेंटल और सोसाइटल क्राइसिस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने और प्रिपेयर होने के मामले में सबसे कमजोर हैं, यानी कि हाईली वल्नरेबल हैं। एक नए नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट में ODNI यानी कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने प्रिडिक्ट किया है कि 2040 तक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन और रिस्क दोनों ही बढ़ जाएंगे। ये एस्टीमेट ब्रॉड US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के असेसमेंट है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इराक, नॉर्थ कोरिया, ग्वाटेमाला, हेटी, होंडुरस, निकारागुआ और कोलंबिया के साथ साथ भारत को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ODNI ने एक डिक्लासिफाइड वर्जन के फॉर्म में अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान को स्पेसिफिकली गर्मी, सूखा, वाटर अवेलेबिलिटी और इनइफेक्टिव गवर्नमेंट की वजह से चिंता का विषय बताया गया है। साथ ही वाटर डिस्प्यूट इंडिया और रिमेनिंग साउथ एशिया के कंट्रीज में भी एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट का विषय रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज और पैसिफिक रीजन के स्मॉल आइलैंड के स्टेट्स जो एक साथ मिलकर वर्ल्ड के मोस्ट वीकर रीजन को शो करते हैं। इस रिपोर्ट में इन रीजन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से रिस्क ऑफ इनस्टेबिलिटी के बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये नोट करने वाली बात है कि उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि टेम्परेचर राइज की ट्रेजेक्टरी को डिटरमाइन करने में इंडिया और चाइना क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। उनके मुताबिक चाइना फर्स्ट और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और वे अपनी पर कैपिटा एमिशन को लगातार बढ़ा रहे हैं, और वहीं यूनाइटेड स्टेट सेकेंड और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं, पर वे अपनी पर कैपिटा एमिशन को लगातार घटा रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और इंडिया दोनों रिन्यूएबल और लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ फैक्टर्स की वजह से कोल का डिस्प्लेसमेंट ना हो पाना उनके इस इनिशिएटिव को काफी हद तक डिस्टर्ब कर दे रहा है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर कंट्रीज का अप्रोच काफी अलग है, जो कि इस रिपोर्ट में नोट किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो देश अपनी फॉसिल फ्यूल के एक्सपोर्ट पर रिलाई करते हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वे कंट्रीज जीरो कार्बन वर्ल्ड में क्विक ट्रांजिशन को रजिस्ट करना जारी रखेंगे, क्योंकि वे इसकी वजह से होने वाली इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल कॉस्ट से डरते हैं। इस रिपोर्ट में आर्कटिक पर बढ़ती स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की पॉसिबिलिटी को भी मेंशन किया गया है, क्योंकि ये एरियाज वार्मिंग टेम्परेचर और कम आइस के कारण अधिक एक्सेसिबल हो जाते हैं। इसलिए आर्कटिक और नॉन आर्कटिक स्टेट्स ऑलमोस्ट सर्टेन फॉर्म में अपनी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे। दोस्तों, उनका अनुमान है कि इस वजह से आर्कटिक रीजन में लार्ज स्केल पर इकोनॉमिकल इंटरनेशनल कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, और उनका अनुमान ये भी है कि 2040 तक कॉमर्शियल और मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ने के कारण लड़ाई का भी खतरा बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, उन्होंने इस रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर किया है, जिसमें पहला है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जिसमें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट मेथड से बाहर निकाला जा सकता है। इसके फायदे के बारे में बताया गया है कि ये लार्ज स्केल पर कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी और कॉस्ट लगना इसके यूज को लिमिट कर देता है। दूसरी टेक्निक है फॉरेस्टेशन, जिसमें पेड़ों का कटना रोक कर नए ट्रीज प्लांटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी और सॉइल प्रोटेक्शन की वजह से लैंडस्लाइड के मामले भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबिलिटी और पेड़ों के सूखने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या जंगल की आग को इसके लिमिटेशन के रूप में देखा गया है। दोस्तों, थर्ड टेक्निक के बारे में बताया गया है, जो है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यानी कि BECCS।
दोस्तों इस टेक्निक में हम बायो एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये निगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में उभर सकता है। दोस्तों बायो एनर्जी में अधिक लैंड प्रोपोर्शन लगने की वजह से लोग इसे मॉडेस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि लोग इसकी जगह एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से डिटेल समरी थी जो कि यूएस की ODNI के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट के फॉर्म में पोस्ट किया गया था। आपको इस रिपोर्ट का PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये बुलेटिन पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मैं ऐसी नेशनल, इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को लेकर आता रहूंगा, तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट बुलेटिन। तब तक के लिए जय हिंद।